शादी के मंडप में बैठी नंदिनी ने जैसे ही दूल्हे का चेहरा देखा, उसके हाथों से वरमाला छूटकर नीचे गिर गई। सामने वही आदमी था जिसे उसने कुछ दिन पहले साफ कह दिया था, मैं आपको अपनी ज़िंदगी में कभी जगह नहीं दूंगी। लेकिन आज हालात ऐसे थे कि उसी आदमी के साथ उसे 7 फेरे लेने पड़ रहे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, रिश्तेदार खुशियां मना रहे थे और कैमरों की चमक के बीच नंदिनी बस आरव को देखे जा रही थी। आरव के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये शादी उसके लिए कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं, बल्कि कोई ज़रूरी फैसला हो। नंदिनी के मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर आरव ने उसी से शादी करने की जिद क्यों की थी। कुछ दिन पहले तक तो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक मुलाकात ने नंदिनी की पूरी ज़िंदगी बदल दी। और सबसे बड़ा सवाल, शादी के बाद आरव ने नंदिनी से ऐसी कौन सी बात कही जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब नंदिनी की ज़िंदगी में पहली बार आरव आया था। नंदिनी एक साधारण लड़की थी, अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी और एक छोटी सी नौकरी करके घर चलाने में माँ का हाथ बटाती थी। पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे, इसलिए परिवार की जिम्मेदारियाँ उसने बहुत कम उम्र में संभाल ली थी। उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ थी उसका परिवार। अपने लिए उसने कभी कोई बड़ा सपना नहीं देखा था। लेकिन एक शाम ऑफिस से घर लौटते ही उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई के लिए जिस पैसे पर पूरा परिवार निर्भर था, वह अचानक अटक गया है। नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन माँ, वो पैसे तो पापा ने हमारे लिए छोड़े थे। माँ ने उसकी तरफ देखा और कांपती आवाज़ में कहा, हाँ बेटा, लेकिन उन पैसों के साथ तुम्हारे पापा ने एक शर्त भी छोड़ी थी। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, कैसी शर्त? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक पुरानी फाइल नंदिनी के सामने रख दी। नंदिनी ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर उसके पिता के हस्ताक्षर थे और आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी बेटी नंदिनी इस संपत्ति की जिम्मेदारी तभी संभाल सकेगी जब वह मेरे द्वारा तय की गई शर्त पूरी करेगी। नंदिनी कुछ सेकंड तक उस लाइन को देखती रही। फिर उसने अगला पन्ना पलटा और उसे पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके पिता ने उसकी ज़िंदगी से जुड़ा ऐसा फैसला कर दिया था जिसके बारे में नंदिनी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। नंदिनी की उंगलियां उस कागज़ पर जम गईं। उसने एक बार फिर वही पंक्ति पढ़ी, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद उसने शब्दों को गलत मतलब समझा है। लेकिन वहाँ साफ लिखा था, नंदिनी को अपने पिता की छोड़ी हुई संपत्ति और ट्रस्ट की जिम्मेदारी तभी मिलेगी जब वह अगले 6 महीने के भीतर विवाह कर लेगी। नंदिनी की आंखों में गुस्सा उतर आया। पापा ऐसा कैसे कर सकते थे? मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी के बिना? माँ चुप थी, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। तभी फाइल के अंदर से एक और कागज़ नीचे गिरा। नंदिनी ने उसे उठाया तो उसमें एक नाम लिखा था, आरव मल्होत्रा। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? माँ ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे पापा के बहुत पुराने दोस्त का बेटा। लेकिन मैं उसे जानती तक नहीं। नंदिनी लगभग चीख पड़ी। माँ ने कहा, मैं भी नहीं चाहती कि तुम किसी अनजान इंसान से सिर्फ संपत्ति के लिए शादी करो, लेकिन तुम्हारे भाई की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ उसी ट्रस्ट से जुड़ा है। नंदिनी ने फाइल बंद कर दी। मैं कोई सौदा नहीं हूँ माँ। वह कमरे में चली गई। पूरी रात सो नहीं सकी। उसके सामने बार बार अपने पिता का चेहरा आ रहा था। उसे गुस्सा भी था और दुख भी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें पहले से पता था कि उनकी बेटी के सामने एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी? अगले दिन नंदिनी ने फैसला कर लिया कि वह किसी भी हालत में उस लड़के से शादी नहीं करेगी। वह खुद काम करेगी, ज़्यादा मेहनत करेगी और अपने भाई की पढ़ाई का इंतज़ाम करेगी। लेकिन उसी शाम एक ऐसा फ़ोन आया जिसने उसकी सारी योजनाएं हिला दी। फ़ोन उसके ऑफिस के मैनेजर का था। नंदिनी, कंपनी में कुछ बदलाव हुए हैं।
अगले महीने से तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। नंदिनी को ये बात अजीब लगी। कंपनी में ऐसा कोई बदलाव पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे पहली बार शक हुआ कि उसकी नौकरी का जाना शायद सिर्फ एक संयोग नहीं था। नन्ही देर तक फ़ोन हाथ में लिए बैठी रही। उसे पहली बार लगा जैसे एक एक करके सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। घर लौटते समय सड़क पर अचानक बारिश शुरू हो गई। वह एक दुकान की छत के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे सिटी कैफ़े आ जाना। नंदिनी ने संदेश कई बार पढ़ा। उसने तुरंत जवाब लिखा, आप कौन हैं? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, जिसका नाम तुम्हारे पिता ने अपनी आखिरी इच्छा में लिखा था। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन शाम 5 बजे वह सिटी कैफ़े पहुंची। आरव के पास उसके पिता द्वारा सुरक्षित रखी गई उसी दस्तावेज की दूसरी प्रति थी। कैफ़े के सबसे शांत कोने में एक युवक बैठा था। काली शर्ट, सामने कॉफ़ी का कप और हाथ में उसी फाइल की एक कॉपी थी जिसे नंदिनी कल रात अपने कमरे में पढ़ रही थी। नंदिनी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आप आरव मल्होत्रा हैं? युवक ने धीरे से उसकी तरफ देखा। हाँ, नंदिनी ने बिना बैठे कहा। आपको मेरे पिता की फाइल कैसे मिली? आरव ने फाइल बंद की और उसकी तरफ बढ़ा दी, क्योंकि ये फाइल सिर्फ तुम्हारे पिता की नहीं है। नंदिनी ने फाइल ले ली। तो किसकी है? आरव ने कुछ पल उसे देखा और कहा, मेरे पिता की भी है। नंदिनी कुछ समझ पाती उससे पहले आरव ने एक कागज उसकी ओर बढ़ाया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जो शर्त छोड़ी है, वही शर्त मेरे पिता ने मेरे लिए भी छोड़ी थी। नंदिनी ने कागज़ पढ़ा और हैरान रह गई। दोनों के परिवारों ने एक ऐसा फैसला पहले ही कर दिया था जिसके बारे में दोनों में से किसी को कुछ पता नहीं था। आरव ने शांत आवाज़ में कहा, मुझे भी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। नंदिनी ने तुरंत कहा, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, क्योंकि मुझे तुमसे एक समझौता करना है। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। कैसा समझौता? आरव ने मेज पर एक नया कागज़ रखा। नंदिनी ने उसे उठाया और पहले ही लाइन पढ़कर रुक गई। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, 6 महीने का वैवाहिक अनुबंध। नंदिनी ने अविश्वास से आरव की ओर देखा। आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं? आरव ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपने अपने परिवारों की छोड़ी हुई शर्त पूरी कर दें और 6 महीने बाद अपने रास्ते अलग कर लें। नंदिनी के सामने कागज़ खुला था, लेकिन उसके मन में उससे भी बड़ा सवाल था। क्या वह अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला एक ऐसे आदमी पर भरोसा करके ले सकती थी जिसे वह कभी कुछ मिनट पहले तक जानती तक नहीं थी? नंदिनी देर तक उस कागज़ को देखती रही। सामने रखा कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए सिर्फ कुछ पन्ने नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का फैसला था। अगर वह हस्ताक्षर करती तो उसे उस आदमी की पत्नी बनना पड़ता जिसे वह ठीक से जानती तक नहीं थी, और अगर मना करती तो उसके भाई की पढ़ाई और परिवार का भविष्य खतरे में पड़ सकता था। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूँ तो आप मुझसे कुछ उम्मीद नहीं रखेंगे? आरव ने कहा, नहीं, मेरी ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे, नहीं। और 6 महीने बाद? आरव ने बिना झिझक के कहा, तुम पूरी तरह आज़ाद होगी। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। इतना आसान है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं, आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। नंदिनी ने कागज़ मेज़ पर रख दिया। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। आरव ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास कल शाम तक का समय है। नंदिनी ने चौंक कर पूछा, इतनी जल्दी क्यों? आरव ने बस इतना कहा, क्योंकि उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। नंदिनी उस जवाब का मतलब समझ नहीं पाई। वह घर लौट गई। पूरी रात उसने माँ से बात की। माँ ने कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, फैसला तुम्हारा होगा, लेकिन जो भी करना अपनी मजबूरी में खुद को मत खो देना। माँ की बात नंदिनी के दिल में उतर गई।
अगली सुबह उसने अपने भाई को देखा, जो अपनी किताबों के बीच बैठा कॉलेज की तैयारी कर रहा था। उसे देखकर नंदिनी के मन ही मन फैसला कर लिया, वह ये शादी सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए करेगी। लेकिन उसने एक शर्त अपने मन में रखी, वह इस रिश्ते में अपने दिल को शामिल नहीं करेगी। शाम को नंदिनी फिर उसी कैफ़े पहुंची। आरव पहले से वहां मौजूद था। नंदिनी ने बिना कुछ कहे कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रख दिया। मैं तैयार हूँ। आरव ने उसकी तरफ देखा। पक्का? हाँ। तुम जानती हो इसके बाद क्या होगा? नंदिनी ने शांत आवाज़ में कहा। हाँ, 6 महीने की शादी और फिर अलग रास्ते। आरव ने कॉन्ट्रैक्ट अपनी तरफ खींच लिया। उसने कुछ देर कागज़ पढ़ा और फिर एक नया पन्ना जोड़ दिया। नंदिनी ने पूछा, ये क्या है? आरव बोला, एक अतिरिक्त शर्त। कौन सी? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारे बीच चाहे जो हो, हमारे परिवार वालों के सामने हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। नन्ही ने कहा, ठीक है। आरव ने फिर कहा, और एक बात। क्या? हम दोनों में से कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी तीसरे इंसान को नहीं बताएगा। नन्ही ने हामी भर दी। दोनों ने कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी पल उनकी ज़िंदगी बदल गई। अगले 10 दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। नन्ही को सबसे अजीब बात यह लगी कि आरव ने कभी उससे शादी की खुशी की बात नहीं की। वह बस हर जरूरी चीज़ का इंतज़ाम करता रहा। शादी के दिन मंडप में जब नंदिनी ने पहली बार दूल्हे के रूप में आरव को देखा, तो उसे वही कैफे वाला शांत चेहरा दिखाई दिया। लेकिन फेरों के दौरान अचानक आरव की नज़र सामने बैठे एक आदमी पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। नंदिनी ने पहली बार आरव को इतना परेशान देखा था। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? आरव ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, कुछ नहीं। लेकिन उसकी मुट्ठियाँ कस चुकी थी। फेरों के बाद जब नंदिनी विदाई के लिए तैयार हुई, तभी उसकी माँ ने उसे गले लगाकर एक छोटी सी चाबी दी। इसे संभाल कर रखना। तुम्हारे पापा ने कहा था कि सही समय आने पर ही तुम्हें देनी है। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, किस चीज़ की चाबी है? माँ ने सिर हिला दिया, मुझे नहीं पता। नंदिनी ने चाबी अपने बैग में रख ली। उसे नहीं पता था कि वह छोटी सी चाबी आने वाले दिनों में उसके और आरव के बीच छिपे सबसे बड़े राज का दरवाज़ा खोलने वाली है। शादी के बाद जब नंदिनी पहली बार आरव के घर पहुंची, तो वहाँ उसका स्वागत किसी नई बहू की तरह नहीं हुआ। घर बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से शांत। आरव की माँ ने उसे देखा और सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम अपने हिस्से की भूमिका ठीक से निभाओगी। नंदिनी को उनकी बात बहुत अजीब लगी। उसने पूछा, मेरी भूमिका? तभी पीछे से आरव की आवाज़ आई, माँ अभी नहीं। आरव की माँ चुप हो गई। रात को नंदिनी अपने कमरे में बैठी थी। तभी आरव अंदर आया और मेज पर एक छोटा लिफाफा रख दिया। ये तुम्हारे लिए है। नंदिनी ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम्हें सच जानना है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी की शर्त क्यों रखी थी, तो अपने पति पर भरोसा करने से पहले इस घर में किसी पर भरोसा मत करना। नंदिनी ने धीरे धीरे कागज़ नीचे किया। उसके सामने आरव खड़ा था, लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल था। अगर आरव खुद उस राज का हिस्सा था, तो क्या वह सच में उसका साथी था या इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी? नंदिनी ने उस कागज़ को दोबारा पढ़ा। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसने तुरंत आरव की तरफ देखा। ये किसने लिखा है? आरव ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, ये किसने लिखा है? इस बार आरव ने धीमे स्वर में कहा, जिसने ये संदेश तुम्हारे लिए छोड़ा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। नंदिनी की आंखें फैल गई। मेरे पापा? आरव ने सिर हिला दिया। हाँ। नंदिनी के मन में सवालों का तूफान उठ गया। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आरव ने कहा, क्योंकि मैं खुद पूरी सच्चाई नहीं जानता। नंदिनी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। आपको मेरे पापा के बारे में इतना कुछ पता है। आपकी ज़िंदगी की शर्त भी उन्हीं से जुड़ी है, और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। आरव ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ
कि हमारे पिता किसी पुराने मामलों में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन मेरे पिता ने भी कभी मुझे उस बारे में नहीं बताया। नंदिनी ने तुरंत अपने बैग से वह छोटी चाबी निकाली जो उसकी माँ ने दी थी। तो फिर ये? आरव की नज़र चाबी पर पड़ते ही बदल गई। वह एक कदम आगे बढ़ा। ये तुम्हें कहाँ मिली? मेरी माँ ने दी है। आरव कुछ सेकंड तक चाबी को देखता रहा। फिर उसने पूछा, क्या उन्होंने बताया कि ये किसकी है? नहीं, आरव ने चाबी हाथ में लेने के बजाय कहा, इसे अभी किसी को मत दिखाना। नंदिनी ने चाबी वापस बैग में रख ली। क्यों? क्योंकि अगर वह चाबी है जो मैं समझ रहा हूँ, तो तुम्हारे पिता ने इसे किसी वजह से छिपा कर रखा था। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि आरव के चेहरे पर डर था। उसी रात दोनों के बीच पहली बार लंबी बातचीत हुई। आरव ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु से कुछ महीने पहले उनके ऑफिस से एक महत्वपूर्ण फाइल गायब हो गई थी। उस फाइल में एक ऐसे प्रोजेक्ट के दस्तावेज थे जिसके कारण कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते थे। क्या उस फाइल का मेरे पिता से कोई संबंध था? नंदिनी ने पूछा। आरव ने कहा, शायद, क्योंकि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। नंदिनी कुछ देर तक शांत रही। फिर उसने पूछा, अगर आप मुझे सिर्फ 6 महीने की पत्नी मानते हैं तो मेरे पिता का सच जानने में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? आरव ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारे पिता की मौत को लेकर मुझे भी कई सवाल हैं। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। नंदिनी ने धीमे से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? आरव ने जवाब देने के बजाय खिड़की की तरफ देखा। मुझे लगता है तुम्हारे पिता की मौत जितनी सामान्य दिखाई गई थी उतनी थी नहीं। नंदिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। आपको ऐसा क्यों लगता है? आरव ने कहा, क्योंकि उनकी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे पिता को एक संदेश भेजा था। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो नंदिनी को उस घर से दूर रखना। नंदिनी का चेहरा रंग उड़ गया। कौन सा घर? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही घर। आरव ने घर के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मेरे पिता की मौत से पहले उन्होंने इस घर को लेकर कुछ बातें बताई थीं। उनका मानना था कि इसी घर में उनके पुराने काम से जुड़े कुछ दस्तावेज छिपे हैं। शायद तुम्हारे पिता को डर था कि वही लोग उन्हें ढूंढने यहाँ आएंगे। नंदिनी कुछ बोल नहीं पाई। जिस घर में वह कुछ घंटे पहले नई दुल्हन बनकर आई थी, उसी घर से उसके पिता ने उसे दूर रखने की बात कही थी। उसने तुरंत अपना बैग उठाया। मुझे यहाँ नहीं रहना। आरव ने उसका रास्ता नहीं रोका। अगर तुम जाना चाहती हो, जा सकती हो। नंदिनी दरवाजे तक पहुँची ही थी कि अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों रुक गए। कदमों की आवाज़ दरवाजे के बाहर आकर थम गई। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा लिफाफा अंदर सरकाया गया। नंदिनी और आरव ने एक दूसरे को देखा। आरव ने लिफाफा उठाया। उसके ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा था, नंदिनी। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखकर नंदिनी के हाथ कांपने लगे। उसमें उसके पिता और आरव के पिता एक साथ खड़े थे, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखी तारीख देखकर नंदिनी की आंखें फैल गई। वह तारीख उसके पिता की मौत से ठीक 3 दिन पहले की थी और तस्वीर में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके पीछे एक तीसरा आदमी भी खड़ा था, जिसे नंदिनी ने अपने बचपन में कई बार अपने घर आते जाते देखा था। वह आदमी कोई और नहीं, उसका अपना मामा था। नंदिनी ने तस्वीर आरव की तरफ बढ़ाई। ये यहाँ क्या कर रहे थे? आरव ने तस्वीर देखते ही गंभीर आवाज़ में कहा, अब हमें सिर्फ तुम्हारे पिता का राज नहीं ढूंढना है। उसने तस्वीर के पीछे लिखा दूसरा वाक्य पढ़ा और वहीं रुक गया। नंदिनी ने पूछा, क्या लिखा है? आरव ने धीरे से तस्वीर उसकी तरफ कर दी। पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है वही सबसे पहले धोखा देगा। नंदिनी की नज़र तस्वीर में अपने मामा पर टिक गई, लेकिन अगले ही पल उसे एक और बात याद आई। उसके मामा ने ही उसे इस घर में आने से पहले आखिरी बार समझाया था कि आरव पर कभी भरोसा मत करना। नंदिनी की आंखें तस्वीर पर जम गई थी।
उसके मन में एक साथ कई सवाल उठ रहे थे। अगर उसके पिता ने सच में उसके मामा पर भरोसा किया था तो फिर उसी तस्वीर में उनका होना इतना रहस्यमय क्यों था? और अगर मामा ही उस पुराने राज का हिस्सा थे तो उन्होंने नंदिनी को आरव से दूर रहने की सलाह क्यों दी थी? आरव ने तस्वीर अपने हाथ में लेते हुए कहा, हमें अभी किसी पर शक करके जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नंदिनी ने तुरंत कहा, लेकिन मेरे मामा इस तस्वीर में हैं। हाँ, लेकिन तस्वीर किसी को दोषी साबित नहीं करती। नंदिनी ने आरव की तरफ देखा, और ये भी साबित नहीं करती कि आप निर्दोष हैं। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा है। नंदिनी चौंकी। क्या? तुमने मेरी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया? नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने तय किया है कि वह तस्वीर किसी को नहीं दिखाएंगे। अगले दिन से नंदिनी ने आरव के घर में रहना शुरू किया, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी बनी रही। बाहर से वह पति पत्नी थे, मगर कमरे के अंदर दो ऐसे लोग थे जो एक दूसरे की सच्चाई समझने की कोशिश कर रहे थे। आरव सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। नंदिनी को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि आरव जितना कठोर दिखाई देता है उतना है नहीं। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। नंदिनी घबराकर उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कुछ जरूरी दवाइयाँ लिखी, लेकिन नंदिनी के पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसने किसी से मदद मांगने के बजाय अपनी बचत निकालने की कोशिश की। तभी अस्पताल के काउंटर पर पता चला कि बिल पहले से जमा हो चुका है। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, किसने जमा किया? कर्मचारी ने नाम बताया, आरव मल्होत्रा। नंदिनी कुछ देर चुप रही। आरव ने उसे बताया तक नहीं था। शाम को जब वह घर लौटा तो नंदिनी ने सीधे पूछा, माँ का बिल आपने क्यों भरा? आरव ने लैपटॉप से नज़र हटाए बिना कहा, क्योंकि ज़रूरत थी। लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हर काम बताना ज़रूरी नहीं होता। नंदिनी पहली बार उसकी इस बात पर नाराज़ नहीं हुई, बल्कि उसके मन में आरव के लिए एक छोटा सा सम्मान पैदा हुआ। मगर उसी रात वह सम्मान फिर उलझन में बदल गया। आधी रात को नंदिनी की नींद अचानक खुली। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। बाहर से आरव की आवाज़ आ रही थी। वह फ़ोन पर किसी से कह रहा था, मैंने शादी कर ली है। अब उन्हें शक नहीं होगा कि हम उस पुराने मामले तक पहुंच चुके हैं। लेकिन नंदिनी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। क्या आरव ने उससे सिर्फ अपने किसी मकसद के लिए शादी की थी? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए सिर्फ एक चाल थी? अगले दिन नंदिनी ने उससे कुछ नहीं पूछा। वह चुपचाप आरव को देखती रही। आरव ने पूछा, कुछ कहना है? नंदिनी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। लेकिन उसी शाम उसे आरव के स्टडी रूम में एक फाइल मिली। फाइल पर उसके पिता का नाम लिखा था। नंदिनी ने फाइल खोल दी। उसमें उसके पिता की पुरानी तस्वीरें, कुछ बैंक रिकॉर्ड और कई दस्तावेज थे। सबसे नीचे एक पत्र रखा था। पत्र पर उसके पिता की लिखावट थी। नंदिनी ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, नंदिनी, अगर कभी तुम्हें ये पत्र मिले तो समझना कि जिस इंसान पर तुम्हें सबसे ज़्यादा भरोसा है उसी ने तुम्हें इस सच्चाई से दूर रखा है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन पत्र का अगला हिस्सा पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, आरव से दूर मत जाना, क्योंकि शायद वही एकमात्र इंसान है जो तुम्हें उस आदमी से बचा सकता है जिसे तुम अपना परिवार समझती हो। नंदिनी कुछ समझ नहीं पाई। अभी कुछ देर पहले उसने आरव को फ़ोन पर कहते सुना था कि नंदिनी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और अब उसके पिता उसे आरव पर भरोसा करने को कह रहे थे। तभी पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। नंदिनी ने पलटकर देखा। आरव दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नज़र नंदिनी के हाथ में पकड़े पत्र पर गई। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच कोई आवाज़ नहीं हुई। फिर आरव ने बहुत शांत स्वर में कहा, तुमने वो पढ़ लिया? नंदिनी ने पहली बार बिना डर के पूछा, अब मुझे सच बताइए। आरव समझ गया कि अब वह ज़्यादा देर बातें छुपा नहीं सकता, लेकिन वह ये भी नहीं जानता था
कि पूरी सच्चाई एक साथ बताना नंदिनी को सीधे खतरे में डाल सकता है। आरव, आपने मुझसे शादी क्यों की? आरव उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जवाब देने से पहले उसके फ़ोन पर एक संदेश आया। उसने स्क्रीन देखी और अचानक उसका चेहरा बदल गया। संदेश में सिर्फ एक तस्वीर थी, नंदिनी की माँ की। नीचे लिखा था, अगर तुमने उसे सच बताया तो अगली तस्वीर अस्पताल की नहीं होगी। आरव ने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया। नंदिनी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और समझ गई कि खतरा अब सिर्फ किसी पुराने राज तक सीमित नहीं था। कोई उन्हें देख रहा था और वह कोई इतना करीब था कि नंदिनी को अब अपने ही घर की दीवारों पर भरोसा नहीं रहा। नंदिनी ने आरव के हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश की, लेकिन आरव ने तुरंत फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। ये किसका मैसेज था? उसने पूछा। आरव ने कुछ पल उसे देखा और कहा, तुम्हें अभी जितना कम पता होगा उतना बेहतर है। नंदिनी का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, अब और नहीं। पहले मेरे पिता के बारे में मुझसे बातें छिपाई, फिर उस फ़ोन कॉल में मैंने आपकी आवाज़ सुनी और अब मेरी माँ की तस्वीर भेजकर कोई मुझे धमका रहा है। अगर मैं इस कहानी का हिस्सा हूँ तो मुझे सच जानने का हक है। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने फ़ोन उसके सामने रख दिया। ठीक है, लेकिन जो सुनोगी उसके बाद हो सकता है कि तुम मुझ पर भरोसा ना कर पाओ। नंदिनी ने फ़ोन उठाया। संदेश भेजने वाला नंबर कुछ ही मिनट पहले बंद हो चुका था। कोई नाम नहीं था। आरव ने कहा, ये पहली बार नहीं है। नंदिनी ने चौंककर पूछा, क्या मतलब? पिछले 3 महीनों से मुझे ऐसे संदेश मिल रहे हैं और आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि हर संदेश में मेरे पिता और तुम्हारे पिता के बीच हुए पुराने समझौते का कोई ऐसा हिस्सा लिखा होता था जो सिर्फ हमारे परिवार के कुछ लोगों को पता था। नंदिनी कुछ बोल नहीं पाई। आरव ने स्टडी रूम की अलमारी खोली और एक पुराना बक्सा निकाला। उसमें कई कागज़, तस्वीरें और कुछ छोटी छोटी पर्चियाँ थीं। ये सब मुझे मेरे पिता के सामान से मिले। नंदिनी ने एक तस्वीर उठाई। उसमें उसके पिता और आरव के पिता किसी पुराने गोदाम के बाहर खड़े थे। पीछे तारीख लगभग 15 साल पुरानी थी। तभी नंदिनी की नज़र तस्वीर के कोने पर गई। वहाँ एक छोटा सा निशान बना था, वही निशान जो उसने बचपन में अपने पिता की पुरानी डायरी पर देखा था। उसने तुरंत पूछा, ये निशान क्या है? आरव ने कहा, मुझे नहीं पता। नंदिनी ने अपने बैग से वह चाबी निकाली जो माँ ने दी थी। शायद ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आरव ने चाबी को गौर से देखा। मुझे लगता है हमें पुराने ऑफिस जाना चाहिए। अगली सुबह दोनों बिना किसी को बताए शहर के पुराने हिस्से में स्थित उस ऑफिस पहुंचे जिसे नंदिनी के पिता की मृत्यु के बाद बंद कर दिया गया था। दरवाज़ा खोलते समय नंदिनी के हाथ कांप रहे थे। अंदर धूल जमी थी, लेकिन एक अजीब बात थी। मेज पर रखा एक पुराना लैंप बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे इस्तेमाल किया हो। आरव ने तुरंत नंदिनी को पीछे किया। कोई यहाँ आता रहा है। दोनों ने पूरे कमरे की तलाशी शुरू की। कुछ देर बाद नन्ही को दीवार के पास एक पुरानी अलमारी मिली। उसके पीछे लकड़ी का एक छोटा सा हिस्सा बाकी दीवार से लगा था। उसने चाबी लगाई, क्लिक की आवाज़ आई। एक गुप्त खांचा खुल गया। अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी थी। नन्ही ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर उसके पिता ने लिखा था, अगर ये डायरी नन्ही तक पहुंची है तो समझना कि मेरा भरोसा गलत इंसान पर नहीं, सही इंसान पर था। नंदिनी ने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में उसके पिता ने लिखा था कि कई साल पहले उन्होंने और आरव के पिता ने मिलकर एक ऐसा काम शुरू किया था जिसका उद्देश्य कुछ गरीब परिवारों की मदद करना था, लेकिन बाद में उनके साथ काम करने वाला एक तीसरा व्यक्ति पैसों के लालच में बदल गया। नंदिनी ने अगला पन्ना पलटा। वहाँ सिर्फ एक नाम लिखा था। उसने नाम पढ़ा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वही नाम उसके मामा का था। नंदिनी ने कांपती आवाज़ में कहा, मेरे मामा? आरव ने डायरी उससे ले ली। अगले पन्ने पर लिखा था, मुझे अब यकीन है कि वह आदमी सिर्फ पैसों के लिए पीछे नहीं, उसे एक उस दस्तावेज की तलाश है
जो हमारे पूरे काम की सच्चाई सामने ला सकता है। वह दस्तावेज मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ नन्ही के अलावा कोई नहीं पहुँच सकता। नन्ही ने तुरंत पूछा, लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है। आरव ने डायरी बंद की। शायद तुम्हें पता ही नहीं कि वह कहाँ है। तभी बाहर से दरवाजे के बंद होने की तेज आवाज़ आई। दोनों चौंक गए। आरव ने कमरे की लाइट बंद कर दी। बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई ऑफिस के अंदर था। नन्ही ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ लिया। कुछ क्षण बाद दरवाजे के नीचे से एक कागज़ अंदर सरका। आरव ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, डायरी मिल गई, अब अगला राज तुम्हारे घर में है। नंदिनी ने आरव की तरफ देखा। हमारे घर में? आरव ने तुरंत कहा, हमें अभी लौटना होगा। दोनों ऑफिस से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वह कार तक पहुंचे, नन्ही ने देखा कि उसकी माँ उसे लगातार फ़ोन कर रही थी। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी माँ की घबराई हुई आवाज़ आई, नंदिनी, घर पर तुम्हारे मामा आए हैं। वो तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। नन्ही के हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। उसने आरव की तरफ देखा। आरव ने सिर्फ एक बात कही, अब हमें पता लगाना होगा कि तुम्हारे मामा यहाँ क्यों आए हैं और उन्हें उस दस्तावेज के बारे में कैसे पता चला। नंदिनी और आरव जैसे ही घर पहुँचे, उन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम में उसके मामा आराम से बैठे हुए हैं। चेहरे पर वही अपनापन था जिसे देखकर नंदिनी बचपन से उन्हें अपना भरोसेमंद सहारा मानती आई थी, लेकिन आज उसे उनकी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा था। मामा ने नन्ही को देखते ही कहा, आ गई बेटा, मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। नन्ही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र लगातार मामा के हाथों पर थी। उनके हाथ में एक पुरानी चाबी थी। नन्ही की नज़र उस पर पड़ते ही वह चौंक गई। चाबी उसकी वाली जैसी थी, लेकिन पूरी तरह एक जैसी नहीं। उस पर वही छोटा सा निशान बना था जो उसके पिता की डायरी में बना था। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। मामा, आपके पास ये चाबी कहाँ से आई? मामा ने एक पल के लिए चाबी को देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, पुरानी चाबी है, तुम्हारे पापा के ऑफिस से मिली थी। आरव तुरंत आगे आया। कौन सी चीज़? मामा ने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो सब पता ही होगा आरव। नन्ही ने पहली बार दोनों के बीच अजीब तनाव महसूस किया। उसने मामा से पूछा, आपको मेरे पापा की डायरी के बारे में पता है? मामा की मुस्कान गायब हो गई। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा की बहुत सी चीज़ों के बारे में मुझे पता है। नन्ही ने पूछा, तो आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मामा ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर इंसान अपनी ही जिंदगी पर शक करने लगता है। आरव ने बीच में कहा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच छिपाकर दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मामा ने उसकी तरफ घूरकर देखा, तुम्हारे पिता की तरह? आरव का चेहरा सख्त हो गया। नन्ही ने तुरंत पूछा, आप मेरे पिता और आरव के पिता के बारे में क्या जानते हैं? मामा ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर सच जानना चाहती हो तो अपने पति से पूछो कि उसके पिता ने तुम्हारे पिता को आखिरी बार कब देखा था। नंदिनी ने आरव की तरफ देखा। आरव चुप था। मामा उठे और जाने लगे। दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने नन्ही से कहा, कल सुबह मेरे साथ पुराने गोदाम में आना, अकेली। नन्ही ने पूछा, क्यों? मामा ने पलटकर कहा, क्योंकि वहाँ तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था। वह चले गए। नंदिनी ने तुरंत आरव की तरफ देखा। आप मुझे उनके साथ जाने देंगे? आरव ने कहा, अकेली नहीं, लेकिन उन्होंने अकेले आने को कहा है और यही वजह है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। नन्ही ने नाराज होकर कहा, आप हर बात अपने हिसाब से क्यों तय करते हैं? आरव ने पहली बार थोड़ा तेज स्वर में कहा, क्योंकि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखते रहे। फिर नन्ही ने धीमे स्वर में कहा, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों है? आरव अचानक चुप हो गया। उसने नज़रें फेर ली। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो।
नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। ये पहली बार था जब आरव ने कॉन्ट्रैक्ट या 6 महीने का जिक्र किए बिना उसे अपनी पत्नी कहा था। अगले दिन दोनों पुराने गोदाम पहुंचे। मामा पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने नंदिनी को एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाया। तुम्हारे पिता ने इसे मेरे पास छोड़ा था। नंदिनी ने बक्सा खोला। अंदर कुछ दस्तावेज और एक पुराना पत्र था। उसने पत्र खोला। वह उसके पिता का था। नंदिनी, अगर तुम यहाँ तक पहुँची हो तो शायद तुम्हें सच का कुछ हिस्सा पता चल चुका होगा। याद रखना, तुम्हारे मामा ने तुम्हें कभी नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिस इंसान पर उन्होंने भरोसा किया था वही सबसे बड़ा खतरा है। नंदिनी ने पत्र पढ़कर मामा की तरफ देखा। आपने किस पर भरोसा किया था? मामा ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी गोदाम के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। आरव ने तुरंत नंदिनी को अपने पीछे कर लिया। बाहर से 2 लोगों के कदमों की आवाज़ आने लगी। मामा का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, वे यहाँ तक पहुँच गए। नन्ही ने पूछा, कौन? मामा ने सिर्फ इतना कहा, जिससे तुम्हारे पिता भाग नहीं पाए थे। अगले ही पल गोदाम की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। आरव ने नन्ही का हाथ पकड़कर उसे पीछे किया। कुछ क्षण बाद बाहर से एक आवाज़ आई, आरव, नन्ही को मेरे हवाले कर दो, वरना इस बार कोई नहीं बचेगा। नंदिनी ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल मामा ने एक ऐसी बात कही जिसने नंदिनी को अंदर तक हिला दिया। आरव पर भरोसा मत करना, क्योंकि वह तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हारे पिता का आखिरी राज हासिल करने यहाँ आया है। आरव पर भरोसा मत करना, क्योंकि वह तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हारे पिता की आखिरी राज हासिल करने आया है। मामा की बात सुनते ही नन्ही जैसे पत्थर की हो गई। उसने धीरे से आरव की तरफ देखा। अंधेरे में भी उसे आरव का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शायद सही शब्द नहीं मिल रहे थे। क्या ये सच है? नन्ही की आवाज़ काँप रही थी। आरव ने तुरंत कहा, नहीं। मामा हंस पड़े। हर बार यही कहेगा? आरव ने उनकी तरफ देखा। आप आधा सच बोल रही हैं, तो पूरा सच तुम बता दो। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। बाहर खड़े लोगों की आवाज़ फिर सुनाई दी। कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। आरव ने नन्ही से कहा, अभी यहाँ से निकलना ज़रूरी है। नन्ही पीछे हट गई। पहले मुझे सच बताइए। नंदिनी, नहीं। उसने पहली बार आरव को रोक दिया। आज नहीं, अब मैं किसी की बात पर भरोसा नहीं करूँगी, ना आपकी ना मामा की। मामा ने धीरे से कहा, यही तो तुम्हारे पिता चाहते थे। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। क्या? मामा ने अपनी जेब से एक पुराना कागज़ निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारे पिता ने आखिरी दिनों में मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी उनकी बेटी को सच बताने की ज़रूरत पड़े तो उसे पहले ये समझाना कि असली दुश्मन कौन है। नंदिनी ने कागज़ लिया, लेकिन उसमें सिर्फ एक नाम लिखा था, विवेक मल्होत्रा। नंदिनी ने आरव की तरफ देखा। ये कौन है? आरव ने जवाब दिया, मेरे बड़े भाई। नन्ही की आंखें फैल गईं। लेकिन आपने तो कहा था कि आपके पिता की मौत के बाद आप ही उनके बिजनेस को संभाल रही हैं। आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि विवेक 5 साल पहले विदेश चला गया था। मामा ने बीच में कहा, विदेश नहीं गया था। आरव ने उनकी तरफ देखा। मामा बोले, उसे तुम्हारे पिता ने भेजा था। क्यों? क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि उनके अपने घर में कोई उनके खिलाफ काम कर रहा है। नंदिनी को जैसे पुरानी सारी बातें एक साथ याद आने लगी। तस्वीर, डायरी, धमकी, उसके पिता की मौत और आरव का वह फ़ोन कॉल। उसने तुरंत पूछा, तो उस रात फ़ोन पर आपने किससे कहा था कि नन्ही को कुछ पता नहीं चलना चाहिए? मैंने विवेक से कहा था। वह महेंद्र के लोगों पर नज़र रखा था। मुझे डर था कि अगर उसे सच पता चला कि नन्ही को हमारे पास मौजूद सबूतों के बारे में पता है तो वह सीधे तुम्हें निशाना बनाएंगे। आरव चुप रहा। नन्ही की आंखों में आंसू आ गए।
बताइए, आरव ने आखिरकार कहा विवेक से। नन्ही पीछे हट गई। तो आप उससे मिले हुए हैं? नहीं। फिर उससे बात क्यों कर रहे थे? आरव ने धीमे स्वर में कहा। क्योंकि मैं उसे ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे पिता की मौत के पीछे वही सच्चाई जानता है। नन्ही ने सिर पकड़ लिया। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। तभी बाहर से जोर की आवाज़ आई और गोदाम का दरवाज़ा खुल गया। कुछ लोग अंदर आने लगे। आरव ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे पीछे के रास्ते की तरफ ले गया। मामा भी उनके पीछे आए। तीनों किसी तरह गोदाम के पीछे बने छोटे रास्ते से बाहर निकल गए। बाहर पहुंचते ही नंदिनी ने आरव का हाथ छुड़ा लिया। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आरव रुक गया। कहाँ जाओगी? अपनी माँ के पास। अभी वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी जेब से एक छोटी डायरी निकालकर नन्ही की तरफ बढ़ा गया। इसे पढ़ लेना। क्या है? तुम्हारे पिता की आखिरी डायरी का आखिरी पन्ना। नन्ही ने डायरी ले ली। आरव मुड़ा और वहाँ से चला गया। उस रात नंदिनी अपने कमरे में अकेली बैठी रही। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर उसके पिता की लिखावट थी। नंदिनी, अगर ये पन्ना तुम्हारे हाथ में है तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम सामान्य ज़िंदगी जी सको। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम एक बात जानो। तुम्हारी शादी किसी संयोग का हिस्सा नहीं है। नन्ही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अगली लाइन पढ़ी। जिस परिवार से तुम्हारी जिंदगी जुड़ने वाली है उसी परिवार में वह व्यक्ति है जो मेरे सबसे बड़े राज को जानता है। नन्ही की नज़र अगले शब्दों पर टिक गई और फिर उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि उसके पिता ने आगे लिखा था, आरव पर शक करना लेकिन उससे नफरत मत करना। नन्ही की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने डायरी बंद कर दी। तभी उसके फ़ोन पर एक संदेश आया। इस बार संदेश किसी अनजान नंबर से नहीं था। नाम देखकर उसकी सांस रुक गई। आरव। संदेश में सिर्फ इतना लिखा था, मैंने तुमसे जो सबसे बड़ी बात छुपाई है वह ये नहीं है कि मैं तुम्हारे पिता के राज के पीछे क्यों हूँ, बल्कि ये है कि मैं तुम्हें पहली बार देखने से बहुत पहले से जानता था। नंदिनी स्क्रीन को देखती रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसकी और आरव की कहानी उस दिन शुरू नहीं हुई थी जिस दिन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। शायद उनकी कहानी कई साल पहले शुरू हो चुकी थी और नंदिनी को उसकी कोई याद ही नहीं थी। नंदिनी ने आरव का संदेश कई बार पढ़ा। मैं तुम्हें पहली बार देखने से बहुत पहले से जानता था। आखिर इसका मतलब क्या था? क्या आरव उससे पहले भी मिल चुका था? अगर हाँ तो कब? और उसने आज तक ये बात उससे क्यों छुपा कर रखी? नन्ही ने तुरंत आरव को फ़ोन किया लेकिन फ़ोन बंद था। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी उस पुरानी डायरी पर गई। उसने उसे फिर से खोला और पन्ने पलटने लगी। बीच में एक तस्वीर दबाकर रखी थी। तस्वीर में एक छोटी सी लड़की अपने पिता के साथ खड़ी थी। नन्ही ने तस्वीर को गौर से देखा। वह वही थी, लेकिन तस्वीर के पीछे एक लड़के का नाम लिखा था, आरव। नन्ही का सिर घूम गया। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने तस्वीर पलट दी। पीछे उसके पिता की लिखावट में सिर्फ एक तारीख लिखी थी। वह तारीख करीब 10 साल पुरानी थी। नंदिनी ने माँ से उस तस्वीर के बारे में पूछा। माँ कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तुम्हें याद नहीं होगा, तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारे पापा एक बार आरव के परिवार के साथ पहाड़ों पर गए थे, वहीं तुम दोनों मिले थे। नन्ही ने हैरानी से पूछा, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं। माँ ने कहा, तुम्हारे साथ उस यात्रा के बाद एक हादसा हुआ था। तुम्हें कई दिनों तक कुछ याद नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा था कि उम्र के साथ शायद सब याद आ जाए, लेकिन तुमने कभी उस यात्रा के बारे में पूछा ही नहीं। नंदिनी ने तस्वीर को सीने से लगा लिया। तभी उसे अपने बचपन की एक धुंधली सी याद आई। बर्फ से ढकी पहाड़ी, एक छोटा सा लड़का, उसके हाथ में लाल रंग की छोटी सी कार और उसकी आवाज़
डरो मत, मैं हूँ। नन्ही ने माथे पर हाथ रख लिया। याद पूरी नहीं थी, बस कुछ धुंधले दृश्य थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सच था या उसके दिमाग की बनाई हुई कोई तस्वीर। नन्ही ने आंखें बंद कर ली। याद जैसे आई और फिर गायब हो गई। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो सामने आरव खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों थी। नंदिनी ने बिना कुछ कहे वह तस्वीर उसके सामने कर दी। ये आप हैं? आरव ने तस्वीर देखी और धीमे से कहा, हाँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आरव कुछ पल चुप रहा। क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें ये बात खुद याद आए। नन्ही की आंखों में नाराज़गी थी। और अगर मुझे कभी याद नहीं आता तो मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करता। नंदिनी ने पूछा, उस हादसे के बाद क्या हुआ था? आरव ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे और मेरे पिता को तुमसे दूर रहने को कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे परिवार की वजह से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? आरव ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। क्योंकि तुम्हारे पिता की मौत के बाद मुझे पता चला कि वही खतरा फिर से वापस आ गया है। नन्ही ने पूछा, कौन सा खतरा? आरव ने जवाब दिया, वही आदमी जिसने तुम्हारे पिता को चुप कराने की कोशिश की थी। नन्ही ने धीमे से पूछा, विवेक? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। नन्ही चौंकी, तो कौन? आरव ने कहा, वह आदमी विवेक को इस्तेमाल कर रहा था। कौन? आरव ने जवाब देने से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया। तुम्हारे मामा। नन्ही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरव ने कहा, मैंने भी पहले यही सोचा था। उसने एक फाइल निकाली। उसमें कुछ पुराने बैंक रिकॉर्ड्स और तस्वीरें थीं। तुम्हारे मामा के खाते से पिछले 5 साल में कई बार विवेक से जुड़े खातों में पैसे गए थे। पहली नज़र में ये लेन देन उन्हें संदिग्ध बनाते हैं, लेकिन मुझे अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि पैसे किस काम के लिए भेजे गए थे। उन्हीं दिनों जब तुम्हारे पिता के पुराने दस्तावेज गायब हुए थे। नन्ही की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो उन्होंने मुझे बचाने का नाटक किया? आरव ने कहा, शायद। तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नन्ही ने आंसू पोंछे, कौन? कोई जवाब नहीं आया। आरव ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। फर्श पर एक लिफाफा पड़ा था। आरव ने उसे उठाया। अंदर एक कागज़ था। लिखा था, सच के सबसे करीब पहुंच गए हो। अब आखिरी कदम बाकी है। जिस आदमी पर नन्ही भरोसा कर रही है वही उसे सबसे बड़ा धोखा देगा। आरव ने कागज़ पढ़ा और तुरंत नन्ही की तरफ देखा। नन्ही ने पूछा, अब क्या? आरव ने कहा, अब हमें उस जगह जाना होगा जहाँ तुम्हारे पिता ने असली दस्तावेज छिपाया था। कहाँ? आरव ने जवाब दिया, उस पुराने घर में जहाँ तुम बचपन में रहती थी। नन्ही के चेहरे पर डर उतर आया। वो घर तो 5 साल से बंद है। इसीलिए दोनों अगले दिन वहाँ पहुँचे। घर के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा नंदिनी को याद था। दीवार पर उसके बचपन की तस्वीरें, पुराने खिलौने और उसके पिता की किताबें। अचानक नंदिनी की नज़र एक छोटी लकड़ी के खिलौने पर पड़ी। वही लाल रंग की कार जिसे उसने अपनी धुंधली याद में देखा था। उसने कार उठाई। उसके नीचे एक छोटा सा नंबर लिखा था। आरव ने नंबर देखते ही कहा, ये कोई नंबर नहीं, एक लॉकर कोड है। दोनों ने घर की पुरानी अलमारी के पीछे छिपा छोटा लॉकर ढूंढ निकाला। नन्ही ने कोड डाला। लॉकर खुल गया। अंदर एक फाइल थी। नन्ही ने फाइल उठाई। पहले पन्ने पर उसके पिता के हस्ताक्षर थे, लेकिन दूसरे पन्ने पर जो नाम लिखा था उसे देखते ही आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वह नाम नंदिनी के मामा का नहीं था, वह नाम आरव की माँ का था। नन्ही ने धीरे से पूछा, आपकी माँ इस सब में कैसे? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें फाइलों पर जमी थी। तभी फाइल के अंदर से एक आखिरी पत्र नीचे गिरा। आरव ने उसे उठाया। पत्र के बाहर लिखा था, आरव के लिए। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। पहले ही लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई और नंदिनी को पहली बार लगा कि शायद जिस परिवार पर वह शक कर रही थी उसकी कहानी उससे कई ज़्यादा दर्दनाक थी।
आरव के हाथ में वह पत्र कांप रहा था। उसने धीरे धीरे पहला पन्ना पलटा। ऊपर उसकी माँ की लिखावट थी। आरव, अगर कभी ये पत्र तुम्हारे हाथ लगे तो शायद मैं तुम्हें सच बताने की हिम्मत खो चुकी होंगी, लेकिन नन्ही के सामने ये सच छिपाना अब तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। आरव कुछ पल तक पत्र को देखता रहा। नंदिनी ने धीमे से पूछा, क्या लिखा है? आरव ने पत्र उसकी तरफ बढ़ा दिया। नंदिनी पढ़ने लगी। तुम्हारे पिता और नन्ही के पिता के बीच जो काम था उसमें गलती किसी एक की नहीं थी। असली गलती मेरी थी। मैंने एक ऐसे आदमी पर भरोसा किया जिसे मैं अपना सबसे करीबी समझती थी। उसी भरोसे की वजह से वह दस्तावेज गलत हाथों तक पहुंचा। नन्ही ने आगे पढ़ा, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता को धोखा नहीं दिया था। मैंने सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ बातें छिपाई। आरव की आंखें नम हो गई। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। आपकी माँ ने आपको बचाने के लिए क्या किया था? आरव ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। पत्र में आगे लिखा था, आरव, जिस आदमी में से तुम्हें सबसे ज़्यादा खतरा था वह तुम्हारा भाई विवेक नहीं है। विवेक ने जो कुछ किया वह अपने लालच से नहीं बल्कि किसी को बचाने के लिए किया था। उसे धमकाया गया था। नन्ही ने तुरंत कहा, तो विवेक भी मजबूर था? आरव ने पत्र का अगला हिस्सा पढ़ा। विवेक को मजबूर करने वाला वही व्यक्ति था जिसने नंदिनी के पिता के दस्तावेज चुराए, और वह व्यक्ति हमारे दोनों परिवारों के बेहद करीब था। नन्ही की नज़र फाइल में लगे अगले दस्तावेज पर पड़ी। वहाँ कई साल पुराने बैंक लेन देन थे। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, महेंद्र शेखावत। नन्ही ने पूछा, ये कौन है? आरव ने कहा, मेरे पिता का सबसे पुराना बिजनेस पार्टनर। नन्ही ने तुरंत अपने पिता की डायरी निकाली। उसमें भी वही नाम था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। महेंद्र ने दोनों परिवारों के बीच बने भरोसे का फ़ायदा उठाया था। उसने दस्तावेज हासिल करने के लिए विवेक को अपने पक्ष में किया, लेकिन जब नन्ही के पिता को इसकी भनक लगी तो उन्होंने सारा सच रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, और शायद इसी वजह से उनकी मौत को हादसा बताया गया था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर आपकी माँ को ये सब पता था, नन्ही ने पूछा, तो उन्होंने मुझे आपसे शादी करने क्यों दिया? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय उसके फ़ोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर नाम देखकर वह ठिठक गया। विवेक। आरव ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर विवेक ने कहा, आरव, नन्ही तुम्हारे साथ है? आरव ने कहा, हाँ। विवेक की आवाज़ घबराई हुई थी। उसे लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि महेंद्र को पता चल गया है कि फाइल मिल गई है। आरव ने पूछा, तुम कहाँ हो? कुछ पल खामोशी रही। फिर विवेक ने कहा, जहाँ से ये शब्द शुरू हुआ था। कॉल कट गया। आरव ने तुरंत नन्ही का हाथ पकड़ा। हमें यहाँ से जाना होगा। दोनों बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक नन्ही रुक गई। एक मिनट। उसकी नज़र कमरे की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर थी। उस तस्वीर में उसके पिता, आरव के पिता और महेंद्र तीनों साथ खड़े थे, लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। नन्ही ने तस्वीर उतारी। पीछे उसके पिता की लिखावट थी, अगर कभी महेंद्र पर शक हो तो समझना असली खेल अभी शुरू हुआ है। नन्ही की आंखें फैल गई। असली खेल? आरव ने कहा, शायद दस्तावेज सिर्फ सबूत नहीं है। तो क्या है? आरव ने फाइल का आखिरी पन्ना खोला। वहाँ एक ऐसी जानकारी थी जिसे देखकर दोनों कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाए। नन्ही के पिता ने अपनी सारी संपत्ति किसी के नाम करने की तैयारी की थी, लेकिन वह नाम नंदिनी का नहीं था। वह नाम था आरव मल्होत्रा। नंदिनी ने अविश्वास से आरव की तरफ देखा। आपका नाम? आरव ने तुरंत कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पापा ने आपकी तरफ अपनी संपत्ति क्यों की? आरव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी कमरे में रखे पुराने फ़ोन की घंटी बज उठी। दोनों चौंक गए। ये फ़ोन पिछले 5 साल से बंद था। आरव ने धीरे से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ थी, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी।
आरव ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज़ आई, जिस आदमी को तुम 5 साल से ढूंढ रहे हो। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। नन्ही ने उसके चेहरे को देखकर पूछा, कौन है? आरव ने फ़ोन से नज़रें हटाए बिना कहा, महेंद्र। दूसरी तरफ से हंसी सुनाई दी। कल सुबह तक फाइल मुझे दे देना, वरना इस बार तुम्हारे परिवार में कोई नहीं बचेगा। कॉल कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नन्ही ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में वह कठोरता नहीं थी जिसे नन्ही शादी के दिन से देखती आई थी। बस डर था। नन्ही ने कहा, अगर हम दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो शायद मैं इन सब में कभी नहीं फंसती। आरव ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, शायद। और अगर मैं कल चली जाऊं? आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नन्ही ने पूछा, क्यों? आरव की आंखें भर आईं। क्योंकि 6 महीने पहले मैंने तुमसे सिर्फ एक समझौता किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी समझौते की वजह से अपने पास नहीं रखना चाहता। नन्ही कुछ बोल नहीं पाई। उस पर पहली बार दोनों के बीच वह दूरी कम हुई जो इस रिश्ते की शुरुआत से बनी हुई थी। लेकिन तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। आरव ने खिड़की से देखा। सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी थी और उनमें से उतरने वाला पहला आदमी था विवेक। लेकिन विवेक अकेला नहीं था, उसके साथ पुलिस थी। विवेक ने शायद पुलिस को वह जानकारी दे दी थी जो पिछले 5 सालों से छिपी हुई थी और पुलिस सीधे आरव के घर की तरफ बढ़ रही थी। आरव ने नन्ही की तरफ देखा। शायद अब हमें अपने खिलाफ लगे सबसे बड़े इल्ज़ाम का जवाब देना होगा। नन्ही ने पूछा, कौन सा इल्ज़ाम? आरव ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता की मौत का। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। नन्ही ने घबराकर आरव की तरफ देखा। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस अंदर आ गई। सबसे आगे इंस्पेक्टर था। उसने आरव की तरफ देखते हुए कहा, आरव मल्होत्रा, हमें आपके खिलाफ कुछ गंभीर सबूत मिले हैं। हमें आपके पिता की पुरानी फाइल और नन्ही के पिता की मौत से जुड़े कुछ दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करनी है। नन्ही आगे आई, लेकिन मेरे पति ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। हमने अभी किसी को दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन कुछ सबूत ऐसे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आरव शांत खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से वह फाइल निकाली और इंस्पेक्टर को दे दी। ये वही दस्तावेज हैं जिनकी आपको तलाश है। नन्ही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। इंस्पेक्टर ने एक एक दस्तावेज ध्यान से देखा। फिर उसने बैंक रिकॉर्ड, पुराने हस्ताक्षर और रिकॉर्डिंग की तारीख मिलाई। उसके चेहरे की गंभीरता और बढ़ गई। ये दस्तावेज आपको कहाँ से मिले? आरव ने कहा, उस घर में जहाँ नंदिनी बचपन में रहती थी। तभी बाहर से आवाज़ आई, इंस्पेक्टर साहब, असली सबूत मेरे पास है। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। विवेक अंदर आया। नंदिनी ने उसे देखा तो उसके मन में वही सवाल उठा, क्या यही आदमी आरव को फंसाने आया है? विवेक ने एक पेन ड्राइव इंस्पेक्टर को दी। इसमें 5 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है। इंस्पेक्टर ने तुरंत उसे लैपटॉप में लगाया। कमरे में एक आवाज़ गूंजी। वह नंदिनी के पिता की आवाज़ थी। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार वह नहीं होगा जिस पर पहली नज़र में शक जाएगा। नन्ही की आंखों में आंसू आ गए। रिकॉर्डिंग आगे चली। महेंद्र मेरे दस्तावेज के पीछे हैं, लेकिन वह अकेला नहीं है। मेरे अपने परिवार में से किसी ने उसे जानकारी दी है। नन्ही ने तुरंत अपने मामा को याद किया, लेकिन रिकॉर्डिंग की अगली लाइन सुनकर वह स्तंभ रह गई। मुझे सबसे ज़्यादा डर उस व्यक्ति से नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, बल्कि उस व्यक्ति से है जो खुद को मेरा दुश्मन दिखाकर मेरी बेटी को बचाने की कोशिश करेगा। आरव ने नन्ही की तरफ देखा। अब सबकी नज़र उसी पर थी। रिकॉर्डिंग में आवाज़ फिर आई, आरव को नन्ही से दूर रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर कभी हालात ऐसे बने कि दोनों को एक दूसरे के करीब आना पड़े तो उसे समझना होगा कि यह लड़का मेरी बेटी का दुश्मन नहीं, उसका रक्षक है।
नन्ही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसके पिता ने उसकी शादी की शर्त क्यों रखी थी। यह सिर्फ संपत्ति की शर्त नहीं थी, ये एक सुरक्षा का रास्ता था। नन्ही के पिता जानते थे कि ट्रस्ट की जिम्मेदारी नन्ही को अकेले मिलने पर महेंद्र उस पर दबाव डाल सकता है। आरव के परिवार के साथ पुराना समझौता ही वह एकमात्र रास्ता था जिससे नन्ही कानूनी और आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकती थी। इसलिए शादी की शर्त असल में संपत्ति से ज़्यादा उसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। और आरव के पिता की मृत्यु के बाद आरव भी वही इंसान था जो इस पुराने राज को समझ सकता था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर ने विवेक की तरफ देखा। महेंद्र कहाँ है? विवेक ने कहा, पुराने गोदाम में। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि उसने कई सालों तक दोनों परिवारों के बीच गलतफहमियां पैदा की थी। उसने विवेक को भी धमकाकर अपने पक्ष में किया था और नन्ही के पिता के दस्तावेज हासिल करने की कोशिश की थी। नन्ही के मामा की भूमिका भी सामने आई, लेकिन सच्चाई कुछ अलग थी। उन्होंने महेंद्र का साथ नहीं दिया था। वे उसके बारे में सबूत इकट्ठा कर रहे थे। मामा को डर था कि अगर महेंद्र को पता चल गया कि नन्ही को सच्चाई मालूम हो गई है तो वह सीधे नंदिनी को निशाना बनाएगा। इसी वजह से वे आरव पर भी शक करने का नाटक करते रहे और नंदिनी को उससे दूर रखने की कोशिश करते रहे। लेकिन डर के कारण वह नंदिनी को सच नहीं बता पाए। सबसे बड़ा राज यह था कि नंदिनी के पिता ने अपनी संपत्ति आरव के नाम इसलिए की थी ताकि महेंद्र उसे हासिल ना कर सके। आरव ने वह संपत्ति अपने नाम रखने से साफ इनकार कर दिया। उसने सारी संपत्ति नंदिनी और उसके भाई के भविष्य के लिए ट्रस्ट में वापस कर दी। कुछ महीनों बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। नंदिनी का भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। उसकी माँ पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। लेकिन नंदिनी और आरव के बीच अब एक सवाल बाकी था, कॉन्ट्रैक्ट। 6 महीने पूरे हो चुके थे। एक शाम आरव ने वही पुराना कॉन्ट्रैक्ट नंदिनी के सामने रख दिया। नंदिनी चुपचाप उसे देखती रही। आरव ने कहा, 6 महीने पूरे हो गए हैं। नंदिनी ने पूछा, तो अब तुम आज़ाद हो। उसने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उसके सामने रख दिया। अगर तुम चाहो तो इसे ख़त्म कर सकते हो। नंदिनी ने कागज़ को देखा, फिर आरव की तरफ। और अगर मैं ख़त्म ना करना चाहूँ? आरव कुछ पल चुप रहा। तो इस बार फैसला कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। नंदिनी की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। फिर कौन करेगा? आरव ने कहा, तुम। नंदिनी ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया। कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर उसने उसे फाड़ने के बजाय वापस मेज पर रख दिया। मैं इसे फाड़ूंगी नहीं। आरव ने हैरानी से पूछा, क्यों? नंदिनी मुस्कुराई, क्योंकि यही कागज़ मुझे उस इंसान तक लेकर आया है जिसे शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ढूंढ ही नहीं पाती। आरव की आंखों में पहली बार खुली खुशी दिखाई दी। नंदिनी ने धीरे से कहा, लेकिन अब हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आरव ने पूछा, तो क्या होगा? नंदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब सिर्फ भरोसा होगा। और शायद यही उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत बात थी। एक रिश्ता जो मजबूरी से शुरू हुआ था, उसने धीरे धीरे भरोसे का रूप लिया। जिस शादी को दोनों ने सिर्फ एक समझौता समझा था, वही उनकी ज़िंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता बन गया। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी हमें उस इंसान से नहीं मिलाती जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि उस इंसान से मिलाती है जिसकी ज़रूरत हमें खुद भी नहीं पता होती। और नंदिनी और आरव की कहानी ने यही सिखाया, रिश्ते कागज़ पर लिखे समझौतों से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में निभाए गए भरोसे से मजबूत होते हैं। उनका रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट से शुरू ज़रूर हुआ था, लेकिन उसकी असली कीमत उस कागज़ में नहीं, उस भरोसे में थी जिसे दोनों ने अपने फैसलों से कमाया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए
बाय।